हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान के अंदर आज चंबल नदी को डिस्कस करने वाले हैं कि चंबल नदी जो है वो चंबल नदी कहां से निकलती है, चंबल नदी का क्या प्रवाह तंत्र है और हमारा जो राजस्थान है इस राजस्थान के अंदर नदियों का अपवाह तंत्र जो है वो किस प्रकार से विकसित है। कुछ नदियां जो है हमारी वो जाती हैं बंगाल की खाड़ी की ओर, कुछ नदियां जो है हमारी वो जाती हैं अरब सागर की ओर और कुछ नदियां जो हैं वो हमारी आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। तो जो हमारा राजस्थान है उस राजस्थान में मैंने तीन प्रकार की नदियां बताई आपको। पहली कौन सी बताई मैंने? पहली बताई कि वो नदियां जो बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं। जो कहां जाती हैं? जो बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं। दूसरी नदियां वो हैं जो जाकर कहां गिरती हैं? जो जाकर के अरब सागर के अंदर गिरती हैं। और तीसरी प्रकार की नदियों का जो प्रवाह क्रम है वो है हमारा आंतरिक नदियों का प्रवाह तंत्र। यानी कि तीन प्रकार का राजस्थान के अंदर नदियों के द्वारा प्रवाह तंत्र बनाया गया है। पहला है हमारा बंगाल की खाड़ी की ओर, वह नदियां जो बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही हैं या बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन नदियों के द्वारा लगभग 24% हमारा अपवाह तंत्र, 24% हमारे अपवाह तंत्र का निर्माण किया जाता है। वह नदियां जो अरब सागर की ओर जा रही हैं और अपना जल अरब सागर में डाल रही हैं, उन नदियों के द्वारा लगभग 16% के करीब हमारे अपवाह तंत्र का निर्माण किया जाता है। जब आप इस 24% को और 16% को जोड़ोगे तो यहां तक निकलता है आपका 40%, यानी कि 40% के करीब अपवाह तंत्र जो है वो हमारी बंगाल की खाड़ी और हमारी अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों के द्वारा विकसित किया गया है। पीछे कितना बचता है बच्चों? पीछे बचता है बच्चों 60%, यानी कि जो हमारी आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं उन आंतरिक प्रवाह की नदियों के द्वारा बनाया गया जो प्रवाह तंत्र है वो कितना है? 60%, 60% है। इस प्रकार से देखा जाए तो हमारे राजस्थान में तीन प्रकार के प्रवाह तंत्र पाए जाते हैं। बंगाल की खाड़ी का प्रवाह तंत्र पहला पॉइंट, दूसरा अरब सागर की ओर जाने वाले नदियों के द्वारा बनाया गया प्रवाह तंत्र, और तीसरा जो प्रवाह तंत्र है वो है आंतरिक नदियों का प्रवाह तंत्र। अब पहला क्वेश्चन उठता है, भाई चंबल नदी जो है वो कौन से प्रवाह तंत्र का हिस्सा है? क्योंकि डिस्कस क्या करना है हमें? डिस्कस तो हमें चंबल नदी करनी है। तो चंबल नदी जो है वो कौन से प्रवाह तंत्र का हिस्सा है? आपके जवाब आने चाहिए तुरंत। कौन सा प्रवाह तंत्र होगा? बंगाल की खाड़ी का प्रवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी, यानी कि जो हमारी चंबल नदी है वह चंबल नदी किस प्रवाह तंत्र के अंतर्गत हमें पढ़नी है? हमें बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों का जो प्रवाह तंत्र है उस प्रवाह तंत्र के अंदर हमें हमारी चंबल नदी को पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, बहुत महत्वपूर्ण नदी है। एग्जाम की दृष्टि से इसके अंदर कई सवाल यहां से बार बार पूछे जाते हैं। बारंबार सवाल पूछे जाने के कारण से हमारे लिए एक महत्वपूर्ण नदी बन जाती है। चंबल नदी जो है, इस चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? भाई कोई ना कोई नदी होगी, कहीं ना कहीं से निकलेगी। तो वो चंबल नदी जो है वो हमारे राजस्थान के अंदर तो 6 जिलों से होकर के निकलती है और इसका उद्गम जो होता है चंबल नदी का वो एमपी से होता है। इसका उद्गम कहां से होता है चंबल नदी का? अगर हम चंबल नदी के प्रवाह तंत्र की बात करें कहां से उद्गम होता है तो हम इसको चेंज करते हैं। पहले तो हम बनाएंगे नदी को इससे, ठीक है। तो जो हमारी चंबल नदी है, इस चंबल नदी का उद्गम होता है, ये मान लो आपका एमपी है, ठीक है। ये जगह कौन सी है? ये जगह है एमपी। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सी जगह बच्चों? मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है आपकी इंदौर। और इंदौर में भी कहां से? इंदौर में है आपकी जाना पाव की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? जाना पाव की पहाड़ी। तो चंबल नदी का उद्गम जो है हमारे एमपी के अंदर इंदौर, और इंदौर में भी जाना पाव की पहाड़ी जो है उस जाना पाव की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है, ठीक है। अब ये चंबल नदी यहां से निकली, ये इसका पूरा प्रवाह तंत्र समझेंगे हम। ये कौन सी नदी जा रही है? ये चंबल नदी जा रही है, ठीक है बच्चों।
ये हो गई हमारी चंबल नदी। ठीक है, कहां से निकली? एमपी के अंदर इंदौर के अंदर जानापाव की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। अब यह चंबल नदी जो है अपने उद्गम होने के बाद में, उद्गम होने के बाद में कहां से? उद्गम होने के बाद में राजस्थान में कहां से प्रवेश करेगी? तो राजस्थान में। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज और है कि चंबल नदी जब इंदौर से निकल करके राजस्थान की ओर बढ़ रही है तो उस दौरान यह दो पठारों के बीच से बहती है। उस दौरान यह दो पठारों के बीच से बहती है। कौन कौन से दो पठार हैं? एक पठार यहां बना देते हैं, एक पठार आपका ये हो गया, इसको थोड़ा सा सही बनाते हैं, पठार फ्लेट होता है ना ऊपर से, तो एक पठार आपका ये हो गया और एक पठार आपका ये हो गया। चंबल नदी का उद्गम कहां से हुआ? एमपी के अंदर इंदौर के अंदर जानापाव की पहाड़ी से हुआ। जानापाव की पहाड़ी से उद्गम होने के बाद में यह राजस्थान में प्रवेश करने से पहले दो पठार हैं। एक पठार है मानपुरा का पठार और एक पठार है आपका भानपुरा पठार। भानपुरा पठार, इन दो पठारों के मध्य से बहती हुई निकलती है। कहां से निकलती है ये मानपुरा और भानपुरा पठारों के मध्य से निकलती है। तो इन्हीं मानपुरा और भानपुरा पठारों के बीच में चंबल नदी पर एक डैम बनाया गया है, चंबल नदी पर एक बांध का निर्माण किया गया है। ये आपका एक बांध हो गया जो कहां बनाया गया है? इन मानपुरा और भानपुरा पठारों के मध्य बनाया गया है, चंबल नदी पर बनाया गया है। इस डैम का नाम क्या है? इस डैम का नाम है गांधी सागर बांध। ठीक है, गांधी सागर बांध कहां पर है बच्चों? तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है और यह चंबल नदी पर जो गांधी सागर बांध है, यह गांधी सागर बांध मानपुरा और भानपुरा पठारों के ऊपर बनाया गया है। यह गांधी सागर बांध जो है, यह गांधी सागर बांध चंबल नदी पर एमपी के अंदर ही है, क्योंकि अभी तक चंबल नदी ने प्रवेश नहीं किया। किसके अंदर? राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश अभी तक नहीं हुआ। अब चंबल नदी क्या करेगी? अब चंबल नदी का प्रवेश होता है कहां पर? अब चंबल नदी का प्रवेश होगा राजस्थान के अंदर। राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश जो है, ये आप याद रखो, राजस्थान के अंदर चंबल नदी का प्रवेश पॉइंट है, जिसको क्या बोलते हैं? 84 गढ़ बोलते हैं। जिसको क्या बोलेंगे बच्चों? जिसको 84 गढ़ बोलते हैं। कहां पड़ता है 84 गढ़? चित्तौड़ क्या एरिया है, ठीक है, चित्तौड़ में पड़ता है। तो यानी कि चंबल नदी का राजस्थान में जो प्रवेश हो रहा है वो कहां से हो रहा है? वो चित्तौड़ के 84 गढ़ से हो रहा है। कहां से? चित्तौड़ के 84 गढ़ से चंबल नदी का राजस्थान के अंदर प्रवेश हो रहा है। महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान के अंदर प्रवेश कहां से हो रहा है, तो आपका जवाब क्या आएगा? चित्तौड़ से। और चित्तौड़ में भी पूछ ले कहां से हो रहा है तो आप बताओगे 84 गढ़ से चंबल नदी का प्रवेश राजस्थान में होता है। ठीक है, 84 गढ़ से आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ने के बाद चंबल नदी जो है, एक जगह आती है भैंसरोडगढ़। एक जगह कहां पर आती है? एक जगह आती है यहां पर, समझ लो यहां पर एक जगह आती है, ये एक जगह है, इस जगह का नाम है भैंसरोडगढ़। ठीक है, एक जगह आती है, जिस जगह का नाम क्या है? भैंसरोडगढ़ एक जगह है। उस भैंसरोडगढ़ जगह में क्या होता है? बामनी नदी। भैंसरोडगढ़ में क्या होता है? भैंसरोडगढ़ पे एक दूसरी नदी जिसका नाम क्या है? जिसका नाम हम ले लेते हैं बामनी नदी। यहां से आ रही है आपकी बामनी नदी। ठीक है, ये कौन सी नदी आ गई? ये आ गई आपकी बामनी नदी। ठीक है, तो हुआ क्या कि चंबल नदी ने प्रवेश कहां से किया? चंबल नदी ने प्रवेश किया राजस्थान में चित्तौड़ के 84 गढ़ से। 84 गढ़ में प्रवेश करने के बाद में आगे बढ़ी, एक जगह आई भैंसरोडगढ़। उस भैंसरोडगढ़ जगह के पास चंबल नदी के अंदर एक और नदी आकर मिल गई। उस नदी का नाम क्या था? उस नदी का नाम था बामनी नदी। कौन सी नदी थी बच्चों? बामनी नदी जो थी वो चंबल नदी के अंदर आकर मिली भैंसरोडगढ़ वाली जगह के ऊपर। ये एक
महत्वपूर्ण बिंदु है। भैंसरोडगढ़ जल दुर्ग जो है वो यहीं पर प्रेजेंट है, इसलिए आपको इस महत्वपूर्ण बिंदु को याद रखना है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज और आएगी, वो क्या आएगी, यह जो चंबल नदी है, इस चंबल नदी पर हमारे चित्तौड़ के अंदर एक बांध का निर्माण किया गया है। उस बांध का नाम क्या है? उस बांध का नाम है राणा प्रताप सागर डैम। तो राणा प्रताप सागर डैम कहां पर बनाया गया है? राणा प्रताप सागर डैम जो है वो इस चंबल नदी पर बनाया गया है। यहां हम बना सकते हैं कौन सा डैम? यहां हम बना सकते हैं अपना राणा प्रताप सागर डैम। ये हो गया आपका डैम, कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। कहां पर है बच्चों? ये बांध है आपके चित्तौड़ में। ठीक है, तो चित्तौड़ में ही इस चंबल नदी पर एक और बांध का निर्माण किया गया है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा बांध है बच्चों? राणा प्रताप सागर बांध। और यह जो राणा प्रताप सागर बांध है, यह जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। कौन सा बांध है ये? जल भराव की दृष्टि से, मतलब इसके अंदर जल भराव जो है उसके हिसाब से देखा जाए तो इसे सबसे बड़े बांध की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, यह जो हमारी बामनी नदी थी, जो कि भैंसरोडगढ़ वाली जगह पर आकर के मिल रही है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में ही पड़ता है, वहां पर क्या होता है, वहां पर एक जल प्रपात का निर्माण किया जाता है। उस जल प्रपात का नाम क्या है? उस जल प्रपात का नाम है आपका चूलिया जल प्रपात। यहां पर एक जल प्रपात बनाया जाता है, जिस जल प्रपात का नाम क्या बच्चों? जिस जल प्रपात का नाम है चूलिया जल प्रपात। खास बात क्या है इस चूलिया जलप्रपात की? इस चूलिया जलप्रपात की जो महत्वपूर्ण बात है वो यह बात है कि यह राजस्थान का सबसे ऊंचा और हमारे भारत का 5वें नंबर का ऊंचा जलप्रपात है। क्या खास बात है इस चूलिया जलप्रपात की? इसकी खास बात यह है कि यह हमारे राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, चूलिया जलप्रपात की खास बात क्या निकलती है कि जो चूलिया जलप्रपात है, यह चूलिया जलप्रपात हमारे राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों, आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्या होगा, अब चंबल नदी जो है वो कहां से निकलती है? चंबल नदी जो है वो निकलेगी चित्तौड़ से, और चित्तौड़ से निकलने के बाद में चंबल नदी की एंट्री होती है कोटा के अंदर। तो अब चंबल नदी कहां जाएगी? अब चंबल नदी चित्तौड़ से निकली और चित्तौड़ से निकलने के बाद में चंबल नदी चलेगी कोटा के अंदर। तो यहां पर हम दिखा सकते हैं किसको, अब ये वाला जो एरिया आ गया आपका, ये वाला एरिया जो हमने एक, इसको थोड़ा सा अलग कलर से देख लेते हैं, इससे देख लेते हैं। ठीक है, ये कौन सा एरिया आ गया हमारा? कोटा आ गया। ठीक है, चंबल नदी कहां से निकली थी? एमपी से निकली। ठीक है, फिर कहां घुसी? चित्तौड़ पहुंची 84गढ़ से, चित्तौड़ से आगे बढ़ी, कहां पहुंचेगी? कोटा पहुंचेगी। तो अब चंबल नदी जो है वो कहां पहुंच गई? अब चंबल नदी पहुंच गई कोटा में। थोड़ा सा बड़ा एरिया ले लेते हैं। अब चंबल नदी कहां पहुंच गई? अब चंबल नदी पहुंच गई कोटा वाले एरिया के अंदर, चंबल नदी की एंट्री होती है। ठीक है, कोटा जो है, उस कोटा में चंबल नदी के ऊपर टोटल 2 डैम का निर्माण किया गया है, 2 बांध बनाए गए हैं। कहां पर? कोटा में इस चंबल नदी पर 2 बांध बनाए गए। कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? एक बनाया गया है कोटा बैराज बांध, एक बनाया गया है आपका जवाहर सागर बांध। तो इस कोटा में इस चंबल नदी पर आपके कितने डैम है? कोटा में इस चंबल नदी पर टोटल 2 डैम का निर्माण किया गया। पहला डैम तो ये आ गया, और दूसरा डैम बच्चों आपका यहाँ पर ये आ गया। तो ये 2 डैम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से डैम है ये? पहला जो डैम हमने यहाँ पर दिखाया है, इस डैम को हम बोलेंगे आपका कोटा बैराज बांध। और ये वाला जो डैम आपका दूसरा है, इसका नाम क्या है? जवाहर सागर बांध। तो हमारी जो चंबल नदी है,
इस चंबल नदी पर अब क्या है, इस चंबल नदी पर अब टोटल 2 डैम आ गए कोटा के अंदर। कौन कौन से 2 डैम आए बच्चों? एक डैम आ गया आपका कोटा बैराज बांध और दूसरा डैम आ गया आपका जवाहर सागर बांध। ये 2 डैम जो है वो चंबल नदी पर बनाए गए हैं। कहां पर? कोटा के अंदर। जो कोटा बैराज सिंचाई बांध है, इस कोटा बैराज सिंचाई बांध पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती। ये भी एक महत्वपूर्ण दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से किस डैम का उपयोग जो है वो जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नहीं किया जाता। कोटा बैराज तो किस काम आता है? ये केवल और केवल सिंचाई के काम में लिया जाता है। अभी इसी कोटा में क्या है, इसी कोटा के अंदर एक जगह है नानेरी गांव। इस कोटा में क्या है, इस कोटा में आपकी एक जगह आती है बच्चों जिसका नाम है नानेरी गांव। ठीक है, यहाँ कोटा में क्या है, एक जगह ले लेते हैं हम, ये वाली जगह ले लेते हैं हम। इस जगह को क्या बोलते हैं? इस जगह का नाम है आपका नानेरी गांव। नानेरी गांव क्यों फेमस है नानेरी गांव? नानेरी गांव फेमस इसलिए है कि पहली बात तो यहां पर आकर के काली सिंध नदी जो है वो किसमें मिलती है? वो चंबल नदी में मिलती है। कौन सी नदी आती है? काली सिंध नदी। काली सिंध नदी को भी हम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, उसको हम ड्रॉ करते हैं काली सिंध को यहां से। ठीक है, तो अब यहां पर कौन सी नदी आ रही है? यहां पर नदी आएगी आपकी, ये नदी ऊपर से आ रही है। कौन सी नदी है? ये नदी है आपकी काली सिंध नदी। ठीक है, ये कौन सी नदी है बच्चों? ये वाली जो नदी यहां पर दिखा रहे हैं, इस नदी का नाम है काली सिंध नदी। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है यहाँ पर? महत्वपूर्ण बिंदु जो यहाँ पर आया वो ये आया कि काली सिंध नदी जो है वो कहां पर आकर के हमारी चंबल नदी में मिल रही है। तो काली सिंध नदी जो है वो कोटा के अंदर आकर के एक गांव है वहां पर जिसका नाम है नानेरी। उस नानेरी गांव के अंदर काली सिंध नदी जो है वो जाकर के मिल जाती है हमारी कौन सी नदी में? हमारी चंबल नदी में। पहली चीज तो यह। दूसरी चीज महत्वपूर्ण क्या है कि यह जो नानेरी गांव है, ये नानेरी गांव फेमस है हमारे कपिल मुनि जो हैं, उन कपिल मुनि का यहाँ पर आश्रम है। कपिल मुनि की यहाँ पर क्या थी? कपिल मुनि की यहाँ पर तपोस्थली थी और कपिल मुनि की तपस्या स्थली रहने के कारण से यह नानेरी गांव फेमस है। कौन से मुनि की तपोस्थली होने के कारण से? कपिल मुनि की। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर हमारी कपिल मुनि की तपोस्थली थी। कपिल मुनि की तपोस्थली। तो कपिल मुनि की तपोस्थली थी कौन सा गांव? नानेरी गांव। इस कारण से भी यह क्या है, यह जगह फेमस है। तो क्या महत्वपूर्ण बात निकल के आई यहां पर? महत्वपूर्ण बात यह आई कि यह जो हमारी नदी है चंबल नदी, इस चंबल नदी पर कोटा के अंदर 2 डैम बनाए गए हैं। एक आपका कोटा बैराज बांध है, एक आपका जवाहर सागर बांध है। इन 2 डैम के अलावा, अच्छा, जो कोटा बैराज बांध है एकमात्र सिंचाई वाला बांध है, यहां पर कोई जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती। इसी कोटा के अंदर नानेरी गांव है जहां पर क्या होता है, काली सिंध नदी आकर के हमारी चंबल के अंदर मिलती है और यहां पर कपिल मुनि की तपोस्थली है। कौन सा गांव? यह नानेरी गांव जो है वही क्या है, वही हमारे कपिल मुनि की तपोस्थली है। अब क्या होगा? अब यह जो हमारी चंबल नदी है यहां से आगे बढ़ेगी और कोटा से आगे बढ़कर ये पहुंचेगी कहां पर? ये पहुंचेगी बूंदी के अंदर। तो अब हम इसको दिखा सकते हैं कि कोटा से आगे कहां पहुंचेगी? कोटा से आगे पहुंची बूंदी वाले एरिया में। कोटा से आगे कहां पहुंची है? कोटा से आगे पहुंची बूंदी के अंदर। ठीक है, तो अब बूंदी जो है, जब यह बूंदी के अंदर प्रवेश करती है कौन सी नदी? हमारी चंबल नदी। तो बूंदी के अंदर मांगली नदी के साथ मिलती है। बूंदी में कौन सी नदी के साथ मिलती है? बूंदी के अंदर एक नदी दिखा देते हैं यहां पर, मांगली नदी। उस मांगली नदी के साथ मिलती है और मांगली नदी के साथ मिलकर यहां पर एक और जलप्रपात, यहां पर मान लो ये आपकी कौन सी नदी आ गई? ये आपकी मांगली नदी आ गई। ये कौन सी नदी है बच्चों? ये आ गई आपकी मांगली नदी। मांगली नदी के साथ मिलकर के एक और जलप्रपात का निर्माण करती है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है भीमलत जलप्रपात। ये कौन सी नदी है? ये है आपकी मांगली नदी। सॉरी, माफ कीजिएगा, लीजिए आप। ठीक है, तो ये कौन सी नदी है? ये नदी है आपकी मांगली नदी। और इसके साथ मिलकर कौन सा जलप्रपात बनता है यहां पर? यहां पर बनता है भीमलत जलप्रपात।
भीमलत जल प्रपात। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि कोटा से आगे यह नदी कहां जाती है, ये नदी पहुंचती है, ये नदी कहां पहुंचती है, ये वाला एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया आपका बूंदी का एरिया। ठीक है, तो कोटा से आगे एरिया आता है बूंदी का, जिसमें चंबल नदी के प्रवेश होता है, चंबल नदी की एंट्री होती है। इस बूंदी के अंदर इस बूंदी में चंबल नदी पे एक और नदी मिलती है जिसका नाम मांगली नदी है, और यहां पर एक जलप्रपात बनता है जिसका नाम कौन सा है, जिसका नाम है भीमलत जलप्रपात। बूंदी जिले के अंदर ही केशोराय पाटन जगह है, वहां पर यह नदी क्या करती है, बहुत ही अधिक गहरे गार्ज का निर्माण करती है। लगभग 113 किलोमीटर गहरे गार्ज का निर्माण इस नदी के द्वारा यहां पर किया जाता है। कौन सी नदी के द्वारा, चंबल नदी के द्वारा। अब क्या होगा चंबल नदी, अब चंबल नदी बूंदी से आगे निकलेगी, बूंदी से आगे निकलकर कहां पहुंचेगी, बूंदी से आगे निकलकर ये पहुंचेगी सवाई माधोपुर में। अब कहां पहुंचेगी ये, अब पहुंचेगी ये सवाई माधोपुर में, यानी कि अब ये वाला जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा आपका सवाई माधोपुर का। ठीक है, अब कहां पहुंची, सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर के आगे पहुंचेगी ये करौली के अंदर, करौली से आगे पहुंचेगी ये धौलपुर के अंदर। सवाई माधोपुर से आगे कहां पहुंची, सवाई माधोपुर से आगे पहुंची करौली में, करौली से आगे कहां पहुंची, करौली से आगे पहुंची धौलपुर में, और धौलपुर के बाद में यह जाकर के हमारी जो चंबल, हमारी जो यमुना नदी है, उस यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है, फिर जाकर के ये हमारी बड़ी नदी आ गई यहाँ पर, यमुना नदी। तो इस यमुना नदी में क्या होती है, इस यमुना नदी में जाकर के ये मिल जाती है। कौन सी नदी में, यमुना नदी में जाकर के यह मिल जाती है। तो इस प्रकार से यह जो प्रवाह तंत्र हमने बताया आपको, जो कैसा चला, जो चला था एमपी के अंदर इंदौर से, इंदौर से चलने के बाद चित्तौड़ में प्रवेश हुआ, चित्तौड़ से पहुंची कोटा, कोटा से पहुंची बूंदी, बूंदी से कहां जाएगी, बूंदी से जाएगी आपके सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर से कहां पहुंची, सवाई माधोपुर से गई करौली, करौली से पहुंची आपके धौलपुर, और धौलपुर के बाद में यूपी के अंदर एक जगह है इटावा, उस यूपी के अंदर इटावा वाली जगह पर जाकर के यह जो हमारी नदी है, कौन सी नदी, चंबल नदी जो है, वह चंबल नदी जाकर के यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी। अच्छा, एक दो महत्वपूर्ण जानकारियां चंबल नदी से रिलेटेड और हैं, वो क्या क्या रहेगी, वो ये रहेगी कि यह जो हमारी चंबल नदी है, इस चंबल नदी पर देश का पहला नदी अभ्यारण्य विकसित किया गया है। यह जो चंबल नदी है, इस चंबल नदी पर क्या बनाया गया, हमारे देश का पहला नदी अभ्यारण्य जो है वो इस चंबल नदी पर ही विकसित किया गया है। कहां विकसित किया गया है, यह जो हमारा पहला नदी अभ्यारण्य है, पहली बात तो यह संयुक्त परियोजना है, घड़ियाल एवं मगरमच्छ के संरक्षण हेतु इस नदी पर यह पहला नदी अभ्यारण्य बनाया गया था, जो कि एमपी, राजस्थान एवं यूपी का एक संयुक्त उपक्रम है। तीनों के द्वारा एक सहयोग के द्वारा इस नदी अभ्यारण्य का निर्माण यहां पर किया गया। पहली चीज। दूसरी चीज, चंबल नदी की खास बात एक और है कि चंबल नदी के द्वारा अवनालिका अपर्दन किया जाता है। चंबल नदी के द्वारा किसका अपर्दन किया जाता है, अवनालिका अपर्दन चंबल नदी के द्वारा किया जाता है, और इस अवनालिका अपर्दन के द्वारा बीहड़ का निर्माण होता है। आपने देखा होगा ना कि बीहड़ की बागी, जो आपने पान सिंह तोमर मूवी देखी होगी, उसमें कई आपको गड्ढे नजर आते हैं, कई आपको वहां पर क्या नजर आते हैं, चंबल नदी के द्वारा बनाए गए जो हम बोलते हैं ना कि चंबल नदी क्या कर रही थी, अवनलिका अपर्दन कर रही थी, तो उस अवनलिका अपर्दन के द्वारा जो बीहड़ बने, वो बीहड़ पान सिंह तोमर मूवी है, उसमें क्लियरली आपको दिखाएगी, आप देख सकते हैं उस मूवी को जाकर के। तो यह जो चंबल नदी है, इस चंबल नदी के द्वारा इन बीहड़ का निर्माण भी किया जाता है। और यह चंबल नदी की खास बात यह है कि कोटा शहर के आगे ही इस चंबल नदी पर एक हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किया गया है। उस हैंगिंग ब्रिज से होकर के हमारा NH-76 यानी नेशनल हाईवे क्षेत्र गुजरता है, जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर को जोड़ने का काम करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमारी चंबल नदी के संदर्भ में थी। चंबल की सहायक नदियां बच गई हैं। चंबल की सहायक नदियों में आपकी
काली सिंध आती है, मेज आती है, पार्वती आती है, बामनी आती है और बनास आती है, जिसमें से आप यहां से देख सकते हो कि एक बामनी नदी यहाँ पर कवर हो रही है, एक आपकी मांगली नदी बोल सकते हो, एक आपकी काली सिंध नदी यहाँ पर आ रही है, इसके अलावा मेज बच गई, इसके अलावा आपकी पार्वती नदी बच गई। सब पार्वती नदी की खास बात और जान लो कि पार्वती नदी जो है वो चंबल की एक सहायक नदी है। पार्वती नदी क्या है? पार्वती नदी चंबल की एक सहायक नदी है और यह पार्वती नदी जो है ये सवाई माधोपुर में आकर के चंबल के अंदर मिलती है। यानी कि हम क्या दिखा सकते हैं, यहां पर हम एक नदी और दिखा सकते हैं डायग्राम के अंदर, यहां पर हम एक नदी दिखा सकते हैं कि ये नदी जो यहां पर आई है वो कौन सी नदी है? ये नदी है हमारी पार्वती नदी। ठीक है, ये कौन सी नदी है? पार्वती नदी। पार्वती नदी की खास बात क्या है? पार्वती नदी की खास बात यह है कि पार्वती नदी पहली बात तो चंबल की एक कौन सी नदी है? चंबल की एक सहायक नदी है। महत्वपूर्ण चीज क्या है कि चंबल की सहायक नदी क्या है? पार्वती नदी। दूसरी बात, उद्गम कहां से है? इसका उद्गम जो है वो एमपी जो है, उस एमपी के अंदर देवास एक जगह पड़ती है। जो एमपी है, इस एमपी के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है देवास। ठीक है, तो एमपी के अंदर देवास जिला है, उस देवास जिले से क्या होती है? इस नदी का, पार्वती नदी का उद्गम होता है। यह पार्वती नदी एमपी से उद्गम के बाद में राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में कहां से? 12 जिले से प्रवेश करती है। राजस्थान में कहां से प्रवेश करेगी ये? राजस्थान में ये 12 जिला जो है उस 12 जिले से राजस्थान में प्रवेश करेगी और प्रवेश करने के बाद कोटा एवं बारा के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती हुई सवाई माधोपुर में जाकर के कहा मिल जाएगी? ये हमारी इस चंबल नदी में मिल जाएगी। तो ये भी एक चंबल की सहायक नदियां हैं। तो चंबल की सहायक नदियों को अगर जानना हो तो आप नाम देख सकते हो कि हमारी एक काली सिंध नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी है, एक हमारी पार्वती नदी चंबल की सहायक नदी है, एक हमारी मेज नदी चंबल की सहायक नदी है, एक हमारी बनास नदी चंबल की सहायक नदी है और एक हमारी बामनी नदी जो है वो चंबल की सहायक नदियों के मुख्य नाम है। तो ये क्या हो गए? ये हमारे चंबल की सहायक नदियों के मुख्य नाम हो गए। तो ये बच्चों हमारा चंबल नदी को समझाने का एक लाइन डायग्राम के माध्यम से तरीका था, जो हमने कोशिश की कि आपको समझ में आया होगा। आप इस लाइन डायग्राम और सभी नदियों को आप अगर लाइन डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको याद करना क्या होगा? आसान होगा। उम्मीद है आपको आज का चंबल नदी का यह लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको यह राजस्थान जियोग्राफी जो कि नवीनतम जिलों के हिसाब से पढ़ाई जा रही है कैसी लग रही है। आपके द्वारा किए गए लाइक, आपके द्वारा दिए गए अच्छे रिस्पॉन्स से हमें क्या मिलता है? एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिलता है कि हमें और अच्छा काम करना है। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।